पहले तो आप सबका धन्यवाद। वो दे दो। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय बैठकें आगामी 5 तारीख से प्रत्येक जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेने का काम करेंगे और फीडबैक के साथ साथ विधानसभा की भी तैयारियों में जुटेंगे। प्राथमिक तौर से आज से अगले 7 दिन सभी जो पोस्ट होल्डर रहे, कैंडिडेट्स रहे, उनके साथ विचार विमर्श करके परिणाम कैसे आए और क्यों आए उसके ऊपर चर्चा है और कैसे आगे की पृष्ठभूमि बनानी है उसके ऊपर दिशा निर्देश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी प्रत्येक जिले में जाकर देंगे। पिछले 20 दिनों का आंकलन के बाद देश भर में एक चीज सामने आई है कि इस बार का लोकसभा चुनाव 2 ही चीजों पर रहा। ना तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था, सिर्फ एक विजन के साथ लोगों ने काम किया कि मोदी हराओ, मोदी जिताओ, और उसके अंदर पूरे देश भर में, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, इन दोनों के बीच में चुनाव रहा। जहां अलायंस नहीं था वहां परिस्थितियां अलग रही, जैसे पंजाब हो, बंगाल हो। मगर इस चुनाव ने एक चीज की पृष्ठभूमि तय कर दी कि लोकसभा और विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग हैं। 2019 के अंदर टीडीपी सरकार में रहती हुई चुनाव लड़ी थी और 23 सीटों पर आकर सिमटी, और इस बार 125 से ज़्यादा सीटों के साथ दोबारा बहुमत के साथ सरकार बना। वहीं बीजेडी जो इतने बड़े मार्जिन से हारी है, पार्लियामेंट में पहली बार कोई सांसद नहीं पहुंचा पाया, वहाँ लोगों ने एक अलग निर्णायक फैसला लिया। मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा की पृष्ठभूमि में भी लोकसभा के परिणाम के बाद विधानसभा के परिणाम बिल्कुल अलग हैं। मगर जनता को ये समझना पड़ेगा कि एक और पर संविधान बचाने की बात करेगी, एक और पर मोदी को हराने की बात करेगी, मगर दोनों पृष्ठभूमियों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जनता को धोखा दिया और उसका पर्दा दिन प्रतिदिन खुलता जा रहा है। कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस ने ये कहा कि हम अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे, और आखिरी समय में दोनों पार्टियों का एक हो जाना ये साफ करता है कि सापनाथ और नागनाथ की दोनों की जो जोड़ी है वो देश में रीजनल ताकतों को कमजोर करने का प्रयास करे। और ये आने वाले दिनों में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में भी हमें साफ देखने को मिले। आज हरियाणा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, और विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए। मैं आज आपके इस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव करे तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना चाहिए। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको, प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करें। अगर कोई खिलाड़ी रिनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है,
देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया, उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन भी करेंगे। और ये पहला अवसर आएगा जब भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला भी दे देंगे। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं, मगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कहना कि हमारे पास नंबर नहीं है, ये तो कांग्रेस की हार को पहले ही दिखाता है। एक चीज और जो पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रदेश में बड़ी खराब हुई है, वो कानून व्यवस्था है। मैं अगर पिछले एक हफ्ते की कटिंग्स आपके सामने रखूं तो अलग अलग जिलों में इतनी घटना हुई है जो शायद पिछले 20 सालों में एक हफ्ते में भी कभी रिकॉर्ड ना हो। चाहे वो एक कपल को मारकर पार्क में फेंकने की बात हो, एक लड़की की हत्या हो, सरेआम लूट हो, और तो और हिसार के अंदर एक एजेंसी में दिन दहाड़े 40 गोलियां चलनी और अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना होनी। कल देर रात मंडी के अंदर गोलियां चलनी। ये साफ दिखाता है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो गृह विभाग अपने पास रखा है उसका पूरा फेलियर है। इससे तो विद साहब भी ठीक थे, जो गृह मंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था को तो ठीक रख रहे थे। मैं तो आपके माध्यम से ये चीज कहना चाहूँगा सैनी साहब को कि फुल टाइम होम मिनिस्टर प्रदेश में हो तो कानून व्यवस्था सुधरेगी। आज उनका पूर्णतौर फेलियर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाल नहीं पा। और हरियाणा प्रदेश की ये हालत शायद शराबबंदी के बाद एक बार देखने को मिली थी, और उसके बाद 5 से 10 साल लगे थे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने में। आज वही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोबारा बदहाल होने का कारण आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्णतौर फेलियर है। और इस सरकार की कहीं ना कहीं कमी है कि पूरी तौर पर आज जो गुंडा तत्व है, जो अपराधी सोच के लोग, उनको खुला घूमने का निरंतर अवसर देने का काम करें। तो अब तो ये मांग करते हैं कि फुल टाइम होम मिनिस्टर प्रदेश में हो कि एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर को निरंतर मॉनिटर करे और इस व्यवस्था को सुधारने का काम। अब आपके सवाल ले लूँ, ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मेरे कागज, मैंने कहा आज मैं सरकारी कागज नहीं लाया। नहीं, सामाजिक तौर पे कोई पद्मश्री लाया हुआ हो, जिसने बहुत अच्छा सोशल कॉज किया हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का अच्छा नेतृत्व कर पाएगा, पूरे विपक्ष को एक होकर साझे तौर पे उतारना चाहिए, हम उसका समर्थन। और अगर नेता प्रतिपक्ष को इतना डर लगता है भी हम समर्थन नहीं करेंगे, तो राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म में ये कानून में लिखा हुआ है कि या तो मिनिमम 10 प्रपोजर चाहिए, या जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है उसका 10वां हिस्सा, तो 9 प्रपोजर चाहिए। हमारे साथ आज जितने साथी संगठन में जुड़े हुए हैं उन सब के हस्ताक्षर हम कराने का काम करेंगे पहले तौर पर, मगर वो कैंडिडेट सामाजिक तौर पर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड। सर, हुड्डा साहब का तो ये भी कहना है कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, अगर हमारे पास 15 से 16 लोगों के नाम आते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे।
नेता प्रतिपक्ष की मैच फिक्सिंग ये आज की नहीं है। ये मैच फिक्सिंग तो जब उनने अपने बेटे को टिकट दिलाई थी उस दिन तय होगी थी कि करनाल की सीट पर वो बाई देंगे, रोहतक में ये बाई देंगे और 1:1 में लोकसभा देकर राज्यसभा सीट की ट्रेडिंग करेंगे। अगर कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत ना होती तो जिस हिसाब से हरियाणा के सटे हुए राजस्थान की 8 सीटें लोगों ने मोदी को हराकर कांग्रेस को, सीपीआई को देने का काम किया, वेस्टर्न यूपी को पूरी तौर पर साफ करने का काम किया, पंजाब के अंदर खाता भी नहीं खुला, हरियाणा के अंदर इन दोनों की मैच फिक्सिंग ने इस स्कोर को 5-5 किया ना। तो आज ये पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ भी प्रदेश से करा सकते। दुष्यंत जी, अब लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं, विधानसभा की बात कर रहे थे। विधानसभा में सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं अपनी अपनी, तो जेजेपी की क्या तैयारी रहेगी? आज से जो पदाधिकारी पिछले संगठन में थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संगठन भंग कर दोबारा बनाने का आदेश दिया गया है, चुनाव की समीक्षा उन लोगों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ बैठकर करी जाएगी और 5 तारीख से जिलाधर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके विधानसभा की तैयारियों में मैदान में उतरा जाए। हमारे पास लगभग 100 दिन 110 दिन का आगे समय बाकी है, डिपेंडिंग कि सेकेंड वीक में होगा या 4th वीक में विधानसभा का चुनाव होगा। सभी कार्यकर्ता जब मैदान में वॉर फुटिंग पे आएंगे तो मजबूती के साथ संगठन को आगे ले जा पाएंगे। पिछली पृष्ठभूमि को आंकना जरूरी है, मगर नई तैयारी करनी जरूरी है और बदलाव के अंदर मैं तो ये मानता हूं कि जनता जननायक जनता पार्टी का पूरा साथ। देखिए, नुकसान तो हुआ ही है। जो रिजल्ट आए हैं कहीं ना कहीं उसका नतीजा यही है कि जनता ने किसान आंदोलन वाली जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं निकाला है। और मैं तो एक पुरानी अपने कहावत है, मेरी मदर कई बार कह देती है, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। तो कहीं ना कहीं उसका नफा नुकसान जो था हमें भी झेलना पड़ा। लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो प्रचार प्रधानमंत्री दिल्ली गई थी, जेजेपी के कैंडिडेट से सामान्य तौर पर जो लोग पूछते थे सवाल, आपको तो जो आपने क्या नहीं सरकार में 4 साल रहे, उनके अलावा कि हमने आपको 75 बार के खिलाफ वोट दी थी, जेजेपी को वोट उतनी थी कि बीजेपी के खिलाफ ही खड़े थे और हमें लगा था कि दुष्यंत जी सरकार बनाएंगे वो अनुपात। तो जेजेपी के साथ जाने, बीजेपी के साथ जानेंगे, जेजेपी के साथ वो लोग दोबारा क्या बीजेपी के साथ चले जाएंगे? तो एक मैं तो एक चीज स्पष्ट कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। जो परिस्थिति आज बनी है और जिस वजह से बनी है वो जनता का गुस्सा जननायक जनता पार्टी के विरुद्ध में नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए रही है और हमने वो नतीजा भुगता है और आने वाले भविष्य के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सवाल है। देखो, भविष्य में किसके साथ अगर कोई बनेगा तो जरूर उस पर भी विचार हो, मगर आज के दिन हमारा फोकस संगठन को 90 की 90 सीटों पे पहले खड़ा कर मजबूती से आगे की कार्रवाई करें। चाबी तो 29 तक रहेगी ना, चिंता करो। मैं कहा 2 चुनाव का तो इलेक्शन कमीशन का कोड है, वो चिंता नहीं करो। मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे और हो, वो भूसा की गड़बड़, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आज के दिन हमारा उद्देश्य जो है 90 सीटों पर लड़ने का है। बीजेपी के साथ जाने में जो नुकसान हुआ है वो हमने भुगता है।
आफ्टर इलेक्शन भी स्पष्ट कह देता हूं, आप यही मेरे मुंह से चाह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पूछना चाह रहे हैं कि क्या बीजेपी मैं तो साफ कह देता हूं कि आगे भी नहीं जाएंगे। चाहे आपके साथ सरकार बनती हो तब भी, तो फिर हम हमारी बनाएंगे, वो पीछे खड़े हो जाएंगे। फिर आप सीएम भाई सेम कंडीशन हो मैं बढ़ू, कोई बने, संगठन का बनेगा। अगर जेजेपी का सीएम होगा तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं, मैं इस चीज पे ना हाँ भरता। आज के दिन हमें जो नुकसान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने से हुआ है, और उस नुकसान को हमने इस लोकसभा चुनाव में भुगता है। हुड्डा साहब पे आप कह रहे हैं मैच फिक्सिंग चल रही है, तो हुड्डा साहब विधानसभा में भी कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि जिनको जमुना पार कर रहे थे, खट्टर साहब को भाजपा को जमुना पार कर रहे थे, बाद में वो याद बन गए। वही कंफ्यूजन जनता में है। जगह जगह लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जनता पे क्या भरोसा करें कि बाद में वो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। मैं आपको जनता को कई वाक्य हरियाणा के साझे कर सकता हूं। पिछले 2016 का चुनाव था या 18 का चुनाव था या शायद 20 का चुनाव था, जब रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा के एमपी बने। उस समय 1:1 में एक सीट दीपेंद्र हुड्डा जीते, एक सीट रामचंद्र जांगड़ा जीते। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारा। ये तो हमने हिम्मत मारी कि हमने निर्दलीय तौर पर कार्तिकेय शर्मा का सहयोग किया और नंबर गठित करे, और हमने 2 के 2 सांसद सीटें उस समय जितवाने का काम किया। इस बार ये चीज तो साफ है कि विपक्ष के नेता के अंदर वो दम नहीं है कि वो उम्मीदवार की भी लड़ाई लड़ सके। ये कमजोरी किसकी है? मैच फिक्सिंग किसकी है? आज हमारे पास 30 लोग या 28 लोग होते तो हम पहले तौर पर, हार जीत तो राजनीति में होती रहती, मगर उम्मीदवार उतार के लड़ाई लड़ना क्या ये विपक्ष का काम नहीं है? आज कांग्रेस के नेता ये कह देते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। ये कमजोरी किसकी है? मैच फिक्सिंग किसकी है? आज जनता ये देख रही है, समझ रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी यूनानिमसली इस सीट को जीती। जो ये आपने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि 20 साल ज्यादा चले, वजह क्या मान रहे हैं आप? देखो, आज के दिन मुख्यमंत्री पे 100 काम होते हैं, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रदेश के लिए है वो लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर प्रदेश में दिखा है पिछले 10 दिनों में, ये साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं है। स्टेज पे खड़े होकर ये कहना गुंडे प्रदेश छोड़ जाएंगे, और उसके बाद भी इस तरीके से वो तत्व प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ये साफ दिखता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, चबाने के कुछ और। ये दिखता है कि मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं सिर्फ मंच से बोलने पर उनका ज्यादा ध्यान। दुष्यंत जी, अकाली दल के साथ बहुत अच्छे संबंध आपके रहे हैं और अब वहाँ भी फूट पड़ गई है, कैसे देखते हैं आप? देखो, मेरे मीडिया के साथियों की नॉलेज से आया है, मैं मानता हूँ देश का सबसे पुराने संगठनों में से एक है, और व्यवस्था संगठनिक तौर पर संभालनी नेतृत्व का काम होता है। संगठन में लोग आएंगे भी जाएंगे भी। तो देवीलाल जी के साथ, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के साथ उस समय भी कितने लोग आए, उनको छोड़ के गए समय समय पर। मगर संगठन अगर मजबूत रहेगा तो फिर कोई आपको तोड़ नहीं सकता। देखो, अब वो तो उनके इंटरनल संगठन का इशू है, मगर रीजनल पार्टी एक ट्रेनिंग पार्टी होती है। बहुत से लोग ट्रेनिंग लेकर और फिर दूसरे राष्ट्रीय दलों की तरफ जाकर अपनी शुरुआत करते हैं। दूसरे भी 4.5 साल सरकार में रहने के दौरान आपको कभी लगा सरकार गलत डायरेक्शन में जा रही है और आपने कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की? बहुत बार करी, बहुत चीज़ों पर करी और सुधरी। प्रदेश के अंदर बहुत सी चीज़ें हम सुधार पाए हैं। मैं तो शायद इंद्री के विधायक का बयान पढ़ रहा था, सड़क बनाना मेरा काम नहीं है,
हमने तो सभी विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया 2 साल दिया कि सड़कें सुधारो, आप ही रिकमेंडेशन दो, आप ही कराओ। ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने बाद विधायक ये कहते मेरा काम नहीं। आज के दिन 20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क अगर 4.5 साल में सुधारा है तो विजन के साथ ही सुधारा है। हमने महिलाओं को चाहे रिजर्वेशन दी हो, चाहे प्रदेश के अंदर डिजिटल लाइब्रेरीज बनाने की बात करी हो, जो हमारे तालाब मनरेगा आने के बाद कभी नहीं खुदे थे, हजारों की तादाद में उनको सुधारीकरण की बात हो, उन पे वॉकिंग ट्रैक बनाने की बात हो, कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो। ये मुझे लगता है कि हमने सुधार की ओर ले जाने का ही काम किया था। सुरेंद्र जी, मेरे ख्याल से 3 बार तो विधानसभा में इस चीज के बारे में कहा गया है। हजारों बार आप लोगों ने भी अलग अलग जगह यही सवाल पूछा है। हमने पहले दिन ही इसके खिलाफ इंक्वायरी भी करवा ली, उन लोगों के खिलाफ सख्ती भी करी, उन लोगों के अरेस्ट भी हुए जो लोग इन्वॉल्व थे। कई जिले नहीं थे, एक ही जिला था सोनीपत, जिसके अंदर शायद 1 दिन परमिट इशू हुए थे और उस परमिट के बाद भी डिस्पैच नहीं हुई। उसके बाद अगर किसी वेंड के अंदर से इलीगली कोई चीज़ सप्लाई हुई, मूव हुई, उसके खिलाफ सख्ती उस समय भी करेगी। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मैटर हमने कभी मना किया कि कार्रवाई ना करो। हमने तो पहले दिन से कहा था किसी ने कोई एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं किया उसके विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे। ये तो समय है। आप बीजेडी 25 साल राज्य में रही, क्षेत्रीय दल थी, और वही नवीन पटनायक जो 25 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अपनी खुद की जो परमानेंट सीट थी वो हार के दूसरी से जीत गए। आज क्षेत्रीय दलों की बात करूं मैं तो आप परफॉर्मेंस शिवसेना ठाकरे का देख लीजिए, शरद पवार जी का देख लीजिए, AIDMK का देख लीजिए। आज रीजनल तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 2 सीटें जीत गई और खुद उमर अब्दुल्ला हार गए। ये तो जनमत है और जनमत हमें एज पॉलिटिकल पार्टी हमेशा स्वीकार भी करना चाहिए, और जनता ही है जो जिताती भी हराती भी। राहुल गांधी पर सवाल उठाए जाते थे सभी को लेकर, आज वो लीडर ओपोजिशन है, क्या कहना चाहेंगे? आज उनके पास 55 से ज़्यादा सांसद हैं, पार्टी के नेतृत्व ने चुन लिया, उनको शुभकामनाएं। अभी तो पहली शुरुआत है और शुरुआत अभी तो चलनी है। अभी तक तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में शायद उनने एक बार भी अनुमोदन नहीं किया। अभी तो देश देखेगा कि क्या वो नेतृत्व कर पाएंगे या नेता विपक्ष के तौर पर फेल रहेंगे। दुष्यंत जी, हाल ही में कांग्रेस के नेता राज्यपाल महोदय से मिले थे और कहा था कि सरकार को सॉल्व कर दिया जाए, और वो इसलिए फ्लो टेस्ट की मांग नहीं करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। पहले ऐसे बयान आया था आपकी पार्टी की तरफ से कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्या आप अभी भी सपोर्ट करते हैं? जननायक जनता पार्टी बड़े क्लियरली महामहिम को पत्र भी लिख चुकी है। आज दोबारा मैं बोल देता हूं कि प्रदेश की सरकार अल्पमत में है। आज प्रदेश के अंदर नंबर ऑफ MLAs जो वो 86 रह गए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार चलाने के लिए आज
44 का आंकड़ा चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो अब सरकार चल रही है निर्दलियों के समर्थन से, अलोपा के समर्थन से, वो सारा नंबर मिलाकर भी 43 पहुंचता है, 44 नहीं पहुंचता। हमारी ये मांग महामहिम से थी कि फ्लोर टेस्ट होकर, क्योंकि चुनाव 100 दिनों बाद है, प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए और इलेक्शन कमीशन को सिफारिश करी जाए कि प्रदेश में चुनाव हो, ना कि किसी और दल की सरकार प्रदेश में। दुष्यंत जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला कि किसान आंदोलन का असर भी रहा और किसानों की नाराजगी उन्होंने जाहिर भी कर। अब आप किसानों को कुछ कहेंगे? मैं तो एक चीज कह सकता हूं कि हम फील्ड में उतरेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हमारा काम राजनीतिक तौर पर नए लोगों को जोड़ना है, और जननायक जनता पार्टी का मेरा हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, इन सबको साथ लेकर आगे चलने का। जो अल्पमत की सरकार का जो विषय उठाया गया, पूर्व मुख्यमंत्री ने ये दावा किया कि जेजेपी के 2 एमएलए को ओपनली और कुछ तो अभी इनका नाम नहीं लिया, लेकिन ज्योतिराम सियाग और रामनाथ सुरजेवाला ये बीजेपी के साथ हैं। हम अल्पमत में नहीं, ऐसा उन्होंने दावा किया। आज माननीय अध्यक्ष महोदय से समय लेकर उनसे मिलने का काम करेंगे, क्योंकि पार्टी की तरफ से लिखित तौर पर वीडियो, ऑडियो एंड पिक्चरल एविडेंस 2 विधायकों के विरुद्ध अध्यक्ष महोदय को दिया गया है कि इनके विरुद्ध एंटी पार्टी एक्टिविटी और जो अनुच्छेद 10 के माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई को आगे लेकर चले। मैं हैरान हूं कि आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसके अंदर ना तो उन 2 विधायकों को, ना पार्टी की कंप्लेंट को मॉनिटर करने का काम किया। हम दोबारा मिलकर उनसे मांग करेंगे कि उन 2 के विरुद्ध कार्रवाई। तो वो तो एक प्रकार से जेजेपी से तो बाहर ही होंगे ना, आपके अनुसार? तो एंटी डिफेक्शन में बोली थी आपने कि एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के सेक्शन 10 के तहत ये कार्रवाई करना अध्यक्ष महोदय का काम है। अगर अध्यक्ष महोदय नहीं करेंगे, फिर हम माननीय हाईकोर्ट अप्रोच कर उसकी डायरेक्शन दिलाने का काम करें, क्योंकि ये कार्रवाई करना जिम्मेवारी बनती है विधानसभा के अध्यक्ष की। हम उनसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई। हम उनसे आज मिलने का समय मांगेंगे, अगर वो आज यहाँ अवेलेबल है तो उनसे मिलकर ये मांग करेंगे कि जल्द इस पे सुनवाई। पार्टी का एक्शन तो यही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी मेंबरशिप विधानसभा की सीज हो, और इतिहास के अंदर भी ऐसे एक जगह नहीं, कई प्रदेशों में कार्रवाई हुई है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे हमारे ही साथ आए हुए 4 एमएलए के विरुद्ध पिछली विधानसभा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो। ये कार्रवाई हमेशा विधानसभा के अध्यक्ष ने टाइम बाउंड मैनर में करी। मगर ये दिखता है कि करंट गवर्नमेंट को बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं पैरिटी दिखाने का काम कर रहे हैं। चलो हुआ है, मैं तो मानता हूं, और अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं जनता भी इससे खुश हुई होगी। अभी जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें क्योंकि नेशनल पार्टी का ही ज्यादा रोल रहा आपके सामने, तो क्योंकि असेंबली इलेक्शन आ गया है तो उसमें को हम टच करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद संगठन का विस्तारीकरण कर आगे जो हमारे भविष्य में कैंडिडेट्स होंगे, फिर एक एक हल्के को टच कर एक एक गांव को, एक एक घर को टच करने का अभियान बनाएं। हमारा ये टारगेट है कि 15 जुलाई तक सभी 22 जिलों को हम टच करने का काम करें, सभी कार्यकर्ताओं से बैठक करें, विचार विमर्श कर जुलाई के अंदर ही जन जागरण अभियान को आगे लेकर जाएं। जैसे आपने लोकसभा के लिए पूरे 10 के 10 विषयों की तैयारी की थी, अब 90 के 90 विधानसभा की तैयारी में आप जुड़ गए, 5 तारीख से जुड़ गए। राजनीति में
क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आपने मदद कर दिया है, क्या आम आदमी पार्टी या किसी और के साथ कुछ संभावना किसके साथ क्या क्या होगा भविष्य में, सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं के साथ विचार करना हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। 15 जुलाई तक उन सब के साथ विचार करेंगे, उसके बाद ही कोई ऐसी गतिविधि के ऊपर चर्चा भी शुरू। ओपन है? आज के दिन हमारा एक लक्ष्य है कि जल्द प्रदेश के सभी 22 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी जाए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक जिले को और सभी कार्यकर्ताओं से हम मिलकर संगठन को दोबारा बनाने का और संगठन की कार्रवाई। जो लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़ा किसान आंदोलन के नाम पे कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोका, दिल्ली का रास्ता रोका, तो क्या उस वक्त क्योंकि आप सरकार के साथ थे, सरकार के साथ रहने का ये भी होता है कि सरकार की नीतियों का समर्थन करना होता है, तो क्या आज आप ये मानते हैं कि किसान तीन काले कानून जिनको बोलते हैं किसान, उस वक्त आपको किसानों के साथ जाना चाहिए था, कुछ कमी रहेगी थी, या कुछ कोई स्पष्टीकरण आप देना चाहते हैं उसमें? सुरेंद्र जी, ये तो वो खाई है जिसकी गहराई आप नहीं नाप सकते। किसानों के साथ तो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक ने भी इस्तीफा देकर जाने का काम किया। आज कुरुक्षेत्र में कितने वोट आए? आज विरोध करने वाले भी हमारे ही हैं, हरियाणा प्रदेश के वोटर हैं। अगर कोई रोष किसी चीज का है तो अपने पे निकाला जाता है, पराये पे नहीं। कोई केरला से जम्मू कश्मीर से आके तो विरोध नहीं कर, अपनेपन में किया है। अपनेपन में तो 1991 में चौधरी देवीलाल जी का भी हुआ था। मैं एक चीज कहता हूं कि किसी के मन में कोई गिले शिकवे थे, लोगों ने विरोध में दूर कर ली। वही विरोध करें, वही गले लगाएंगे। कोई नए वोटर तो आएंगे नहीं, 2 करोड़ वोटर हैं, यही रहने हैं। किसी ने गुस्से निकालने का एक तरीका ढूंढा। ऐसे तो मेरी माताजी की गाड़ी के ऊपर भी पत्थर फेंका गया, और फिर सामाजिक तौर पर वही सब इकट्ठे होकर आए और उनने माफी भी मांगी और उनने माफ भी किया। मैं तो आज नहीं, आपको शायद 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद हो, इसी जगह थी जब आपने एमएसपी कानून पे बात करी थी। मैंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर एमएसपी से छेड़छाड़ होगी तो हम रिजाइन करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में उस समय 8 फसलें खरीदी जाती थी, हमने उसको 14 करने का काम किया। एमएसपी सबसे बड़ी मांग है और हमारा संगठन हमेशा उस मांग के साथ खड़ा रहा। विपक्ष के लोग इस बात पर डाउट जता रहे हैं, वो राज्यसभा उम्मीदवार खड़ा करने पर भी यही डाउट जता रहे हैं कि आपके साथ कितने एमएलए हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस हो कि 10 के 10 आपके साथ है, तो हो सकता है वो उम्मीदवार लेके। अभी तो आपके साथी ने पूछा था कि 2 के विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हैं। 2 को हमने नोटिस भेजा हुआ है। मैं एक चीज कहता हूं, आप अपना कैंडिडेचर ले आइए भूपेंद्र हुड्डा से, दुष्यंत चौटाला सबसे पहले साइन करें। आज विपक्ष में होने का मतलब है सरकार से टक्कर लेनी, और अगर सरकार से टक्कर लेने का मादा कांग्रेस रखती है तो उनको फॉर्म भरना चाहिए, चाहे आप में से किसी साथी का भरा ले, हम समर्थन देंगे। दुष्यंत जी, किस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार दावा करेंगे कि अपने बेटे चुनाव लड़ेंगे, इस हाथ से टिकट नहीं मिला, विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से देखते हैं? कोई बात नहीं, मैं तो नहीं छोड़ के भाग रहा। उनको मिले ना मिले, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे लोकसभा चुनाव परिणाम को, कहाँ पे ये मंथन कहाँ पे? जिला वाइज जाके करेंगे, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ? बिल्कुल। जिला हेडक्वार्टर्स पे सबके साथ बैठकर एक एक बिंदु पर चर्चा भी होगी और आगे की गतिविधि भी तय होगी। आपने खुद तो हाथ हिला दिया ही, और फिर मेरे से बोल रहे हो कि मैं ना बोल लूं। भाई आप मेरे को खुद इशारा कर रहे हो कि ना बोल दो, आईएनएलडी के साथ नहीं जाएंगे, और फिर मेरे से पूछ रहे हैं। हम अपना संगठन दोबारा स्थापित कर मैदान में मजबूती से उतरेंगे।
दोबारा तो बनाना पड़ेगा, दोबारा तो बनाना पड़ेगा। उसमें फील्ड लेवल पर जिसने लोकसभा में असलियत में काम किया, जिसने पूरी इस विपरीत हवाओं में भी अगर बाज की तरह उड़ान भरी है, वो चींटी जो 100 बार गिर कर भी चढ़ जाती है, वैसे काम किया, उन साथियों को जिम्मेवारी देंगे। आप तो कह रहे हो ट्रेनिंग सेंटर में हम ट्रेन करके भेज देते हैं उसको। तो ट्रेनिंग कितनों को नहीं करवाई, मैं तो 5 साल में कईयों को करवा गया। चौधरी देव, मैं तो कई बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा करता हूँ कि हमारे संगठन का नाम तो ताऊ ट्रेनिंग पार्टी होना चाहिए, जहाँ लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। मगर आप ये देखो कि हमारी सोच में युवाओं को नेतृत्व देना, महिलाओं को नेतृत्व देना, कमेरे को नेतृत्व देना, इस सोच को कितनी जगह मिली है। और आज से नहीं, पिछले 5 दशकों के इतिहास को उठाकर देखना। कांग्रेस को 5 सीट आया है लोकसभा में और दे आर कॉन्फिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, नेक्स्ट गवर्नमेंट या ना, आप अपने आप को कहां देखते हैं असेंबली में? नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह उनके नेता छोड़ के भाग रहे, किरण चौधरी जी छोड़ गई, अभी 2-3 लोगों की चर्चा आप लोगों ने चला रखी थी कि ट्रिपल के जाएंगे। ये साफ दिखता है कि वहां भी बिखराव शुरू हो चुका है। ये बोलने से हाथ पकड़ के पंडित जी छोड़ के ना जाइयो, ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में इनसिक्योरिटी है। ठीक है जी, थैंक यू।